आईबी रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। मोदी ने किया प्रचार तो बीजेपी का सूपड़ा साफ। मोदी बने बीजेपी के लिए पनौती। प्रचार से मोदी मैजिक गायब। मोदी का प्रचार बीजेपी को हरा देगा। दो वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया मोदी कैसे बनेंगे पनौती। अगर किया प्रचार तो हार जाएगी बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिन शायद अब बुरे ही लगने वाले हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा चुनाव में मैजिक हल्का पड़ गया, इतना फीका हो गया कि अब उनके खुद के साथ वाले उनका साथ छोड़ने को तैयार होने लगे हैं। ऐसे में अब उनके खिलाफ खुद वो तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां भी रिपोर्ट देने लगी हैं, जो कि कभी उन्हें मदद के तौर पर जानकारियां दिया करती थी, जो कभी ये बताया करती थी कि ज़मीन पर क्या हो रहा है। आज वो जो सच ज़मीन से लेकर आ रही है, उसे सुनकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के आंखों से पानी बह रहा है, क्योंकि ज़मीन पर अब जो आईबी रिपोर्ट निकल कर आ रही है, उसे जानकारी यही मिल रही है कि अगर नरेंद्र मोदी चुनाव रैलियों में गए तो बीजेपी हार जाएगी। आपको याद होगा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में भी उन तमाम जगहों से मुंह मोड़ लिया था, किनारा कर लिया था जहां पर उन्हें पता था, जहां से आईबी की रिपोर्ट आ चुकी थी कि उनका बीजेपी का प्रत्याशी वहां से हारने वाला है। जैसे कि अमेठी, स्मृति ईरानी की रिपोर्ट आईबी में पहले ही जानकारी मिल चुकी थी। आईबी रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले ही ये जानकारी मोदी तक पहुंच गई थी कि अमेठी हारने वाले हैं। ऐसे में आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेठी जाकर कोई भी रैली नहीं की थी। ठीक उसी तरह से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी मिल रही है। आईबी रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि अगर मोदी जमीन पर गए प्रचार करने तो हार हो सकती है। ऐसे में आरएसएस को भी एक बड़ी जमीन मिल चुकी है नरेंद्र मोदी को किनारे करने के लिए। ये जानकारी आरएसएस के लिए ब्रह्मास्त्र बन चुकी है। आरएसएस अब नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह से उस सिंहासन पर बैठने नहीं देना चाहता है, जहां से नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल राज किया और आरएसएस को किनारे लगाने का काम किया। अब 10 साल बाद आरएसएस के हाथ में ये बाजी आई है, जहां पर नरेंद्र मोदी खुद कमजोर होते दिख रहे हैं और ये कमजोरी बता रही है कि नरेंद्र मोदी अगर चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो उस सीट पर बीजेपी की हार हो सकती है। ठीक इसी तरह से आरएसएस भी अपने सर्वे करवा रही है और उसमें भी नरेंद्र मोदी कमजोर होते जा रहे हैं। तो आरएसएस ने भी ठान लिया है कि हारने वाले चेहरे पर अब दांव नहीं लगाना होगा। आइए आपको बताते हैं कि कैसे दो वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया मोदी कैसे बनेंगे पनौती। अगर किया प्रचार तो हार जाएगी बीजेपी। राहुल इज यूनिक, मतलब ये एक अकेला इस देश के नेताओं में पिछले कई दशकों में, आप इनकी तुलना पुराने बड़े बड़े लीडरों से कर लें, उनमें से बहुत से ऐसे मिलेंगे आपको जो राहुल गांधी से कहीं ज्यादा निपुण थे बहुत सी चीजों में। लेकिन राहुल जो है, ही ब्रिंग्स ए न्यू क्वालिटी ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ द मोस्ट ऑर्डिनरी वुमन और मैन इन इंडिया। वो एक मोची के पास जाके उसके पास बैठ सकते हैं, एक ट्रक ड्राइवर के बगल में जाके बैठ सकते हैं। वो अपनी ट्रक यात्रा पर है, वो भी यात्रा। ये मैंने नहीं देखा किसी में। मैंने कम्युनिस्ट लीडरों में भी ये नहीं देखा। हालांकि मैंने कुछ कम्युनिस्ट लीडरों को नजदीकी से जाना है और उनका गरीबों के प्रति बहुत ही नजदीकी का संबंध भी रहा है। उनमें से उन लोगों का भी जो कि समाज के सबसे ऊंचे तबकों से आए हुए थे, फिर भी वो थे ऐसे। लेकिन जाके धड़ल्ले से बैठ जाना, बातचीत करना, समय समय गुजारना, ताकि उनकी जो अनुभूति है उन लोगों की,
उसको आप अपनी चेतना में उतार सकें। ये कोशिश ये है, ठीक है? तो इसलिए राहुल इज नेवर ए रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट शब्द जो है ना, वो मुझे, क्योंकि एक मोदी जी एक बड़ी अनूठी चीज है, क्योंकि महामूर्ख है, ठीक है, महामूर्ख है, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री हमारे हैं, लेकिन हमारे देश का इतिहास और भूगोल और विज्ञान और समाज और हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृति, इन सब के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है। सर, जो लेकिन पिछले रट 10 साल से प्रधानमंत्री हाँ हैं वो। हाँ हाँ हाँ, जो रट लगाया हुआ था, नहीं, इलेक्शन में सक्सेसफुल होना एक बात है, उसके कई तरीके हैं सक्सेसफुल होने के। अंबेडकर इलेक्शन हार गए थे, क्या ऐप था अंबेडकर में? तो इलेक्शन जीतता, तो आजकल जितने लोग इलेक्शन जीतते रहे हैं कई वर्षों से, बहुत सारे लोग, वो तो एक नंबर के 420 टाइप के लोग हैं। लेकिन वो वो बिना उसके लिए तो सर हमारे संविधान में जो प्रोसेस है उसी में चुनाव आकर के के वो मैदान, जीत रहे हैं। आप चुनाव के मैदान में उतर के देख लीजिए, आपको वोट नहीं मिलेंगे। आपके सामने कोई उचक्का खड़ा होगा, उसको वोट मिल जाएगा। तो वोट किसको मिलते हैं? क्या उसके चरित्र और उसके गुण को देखकर मिलते हैं, या उसके पीछे तमाम और बातें हैं? वो कौन है, उसकी पार्टी क्या है, उसकी पार्टी का संगठन क्या है, वो जैसे भी हो लोगों को प्रभावित करके ला सकता है कि नहीं अपने पास, डरा के धमका के प्रभावित करके, जैसे भी हो। तो पर वोट लाने की जो कैपेसिटी, वो एक अलग कहानी। और आप कैसे हैं, आप एकदम, आपके अंदर सद्गुण निहित हैं या नहीं है, या खाली आप ऊपर 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 खाली बोलते जाते हैं ऐसी अच्छी भाषा कि आपको सुन के आप मुग्ध हो जाए। चाहे फिर उसको बैठ के देखें तो क्या कहा इन्होंने, हमारा विशाल देश, हमारा ये, मतलब उसकी, अरे उसकी, हमारे देश की गुणगान, उसकी महिमा गाई जाती है, उसके बारे में पूछिए उनसे जाके आगे कि क्यों हमारा देश महान था। उनको कुछ नहीं पता, दो चार नाम यहाँ वहां, संस्कृत के एक दो मंत्र रट पा रहे हैं, बस इतना ही भर है। तो आप अभी जिस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि जब जाते हैं विदेश, आज भी वो जाते रहेंगे, जब भी वही होगा, जब तक आरएसएस की और विश्व हिंदू परिषद की कृपा दृष्टि उनके ऊपर है, तब तक। कारण उसका कि हमारे देशों में, अमेरिका में, यूरोप के कई अन्य देशों में भारतीयों की संख्या अच्छी खासी है, खासतौर से यूएसए में। और इनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनके बीच जो विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों, ये संगठनात्मक तरीके से वहां पर काम करते हैं। इनके संगठन है, जैसे आपके यूपी में है या बिहार में है या महाराष्ट्र में है, वहां भी है। तो क्राउड मोबिलाइजिंग तो वो कर लेते हैं, और वो देख रहे हैं कि भारत में, हमारे भारत में जहां से हम निकल के आ रहे हैं यहाँ पे, वहां इनकी गूंज लगी हुई है, गूंज मची है। चुनाव जीत गए, एक बार नहीं, दो बार। मैं तीसरे बार को उसमें नहीं ला रहा हूँ, वो एक अलग कहानी से है। तो इस बात से भी प्रभाव पड़ता है, तो बड़ा भारी है कि हमारा लीडर इतना भारी है। आज जो है वो मोदी जी आज भी जाएंगे, आज भी नारे लगे के, लेकिन अच्छा। लेकिन बदलाव बहुत बड़ा आया है लोगों के मानस पटल पर, हमारे देश में भी, और हमारे ही देशवासी जो बाहर रहते हैं उनके ऊपर भी। वो जानते हैं कि अब जो है ये कितने पैग ऊपर से नीचे उठ के आ चुके हैं। ये हमारे चुनाव ने, मई महीने में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें ये बिल्कुल साफ जो है दिख गया, और खास तौर से उत्तर प्रदेश जैसी जगह, जहां पर अयोध्या जी में इलेक्शन हार गए। वाराणसी में अगर सचमुच में ठिकाने का चुनाव जिसको कहते हैं वो होता, तो ये कहना कठिन है कि रिजल्ट क्या हो। ये है स्पॉन्टेनियस, चूंकि वहां पर जो लोग गए हैं वो समझने लग गए हैं कि एक जिस आदमी की हम खिल्ली उड़ाया करते थे अभी हाल तक ही, वो उसका एक हम नया स्वरूप देख रहे हैं। ये क्या है, इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, एक खास किस्म की चेतना जगी है, वो क्या है वो, और उसको खुद वो समझाते हैं।
एक प्रश्न हुआ है, वो डैलस यूनिवर्सिटी टेक्सास में मुझे देखने का मौका मिला, वो काफी देर तक का उनका इंटरेक्शन रहा उसमें। तो उसने पूछा स्टेज पर कि जब आप शुरू शुरू में आए थे पॉलिटिक्स में, और आज आप अपने आप को एक ही ऐसा पा रहे? बोला नहीं, बहुत फर्क है। वो फर्क क्या, वो भारत जोड़ो यात्रा यानी कि वो जब जुड़े आम साधारण लोगों से, उन्होंने कॉन्शियस तरीके अपने आप को जोड़ने की कोशिश जब से की, तब से वो उनकी चेतना में बदलाव आया। और जब वो आया है तो जो गरीब जनता है वो ऑटोमेटिकली उनको एक्सेप्ट, उनको स्वीकार कर रही है, ऑटोमेटिक है वो। और आप और हम जैसे लोग जो हैं, बुद्धिजीवी टाइप के लोग, पत्रकार टाइप के लोग, हम लोगों ने लास्ट में आके उसको एक्सेप्ट किया है कि भाई ये एक नया लीडर और एक नए किस्म का लीडर, दोनों ही बात। वी वर द लास्ट, वी वर द मोस्ट बैकवर्ड एलिमेंट ऑफ सोसाइटी। उस मायने में आप देखें, हम भले बुद्धिजीवी हो, जी, तो ये तो चीज है, इसमें पीपल आर रिकग्नाइजिंग इट। इस तरह की प्रवृत्ति को हत्या माना जाता था हम्म हमारे समाज में। हम अपना ही गुणगान करें, जो कि आजकल नेता लोग करते हैं, अपनी तारीफ की बात करते हैं, अपने मुंह में मिट्ठू बनते हैं। तो वो तो ऑर्गेनाइज्ड है। आपको याद होगा जब चुनाव के समय, जब 2014 में भी, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ, जब आए थे दिल्ली में कैंपेन वैम्पेन करते थे, तो दिल्ली में जो बीजेपी का अच्छा संगठन रहा है हमेशा, आरएसएस का भी रहा है, लेकिन उनको विश्वास नहीं था इन लोगों पर। वो गुजरात से अपनी एक टोली लेके आते थे, और सारा क्राउड मैनेजमेंट, और वो जो है ना, वो जो मोदी के का फेस बना करके घूमते रहते हैं लड़के, सब वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, जैसे कि स्टेज पर होता है। अपने आप को जितने हैं उससे 10 गुना ऊपर उठाने की, और मीडिया के ऊपर छा जाने की। मीडिया में कुछ मूर्खता है, और मीडिया में कुछ वो है। उस समय मीडिया को वही चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के रूल से वो तंग आ गए। हम्म लेकिन आप ये देखिएगा, वो जवाहरलाल नेहरू जब बने प्रधानमंत्री, तो देश में इतनी एक्सेप्टेबिलिटी क्यों थी? वो एक अकेला आदमी था पूरी कांग्रेस पार्टी, और दूसरे बड़े बड़े दिग्गज लीडर थे कांग्रेस के अंदर, सब एक से एक बड़े गुण से भरे हुए थे, ओत प्रोत थे। लेकिन ये अकेला आदमी जो था, वो पैदल ट्रेन में लटक के, बस में लटक के, कार में बैठ के, नौके में बैठ के, साइकिल पर बैठ के सड़क पर जा रहा है, और हवाई जहाज में पब्लिक के बीच में जाता था, कूदता था, अकेला। कोई जवाहर जवाहर नहीं हल्ला होती। तो ये था। आप एक बार गांधी जी जो है दांडी मार्च पर चले, नमक सत्याग्रह की बात कर रहा हूं, तो उसके बाद गांधी बदल गए। मैस कॉन्टैक्ट, चाइना में माओ से तुम जो है लॉन्ग मार्च उन्होंने करवाया। मैंने हजारों लोग कितने सैकड़ों किलोमीटर चल, तो उससे तो होता है नहीं। जनता को बल मिलता है, जनता नेता को बल देती है, नेता जनता को बल देता है, त्रिकोण बनता है। जी तो ये हमें देखने को मिल रहा है, और उससे ये होता है कि आपके अंदर, अगर आप लीडर हैं सचमुच में, तो आपके अंदर संवेदनशीलता जागती है जनता के प्रति। आपके अंदर अपने देश की जो समस्याएं हैं उसके प्रति जागरूकता जानती है। कुछ लोगों को, कुछ जातियों को, कुछ धर्म के लोगों को जानबूझ करके हटाया जा रहा है। यूपी गवर्नमेंट कर रही है ऐसा। उसके प्रतिवाद में जो यूपी के लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, बड़े लीडर के बेटे हैं, खुद भी बड़े लीडर, आज बन गए हैं वो भी, पहले ऐसे नहीं थे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव एक बड़े लीडर बन चुके हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बने? क्योंकि डायरेक्ट संवाद उनका हो रहा है, जो इश्यू पे जा रहे हैं, समझ रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को देख रहे हैं। वो अपराधी समझ के नहीं मारा उसको,
उसको मारा गया, वो खास किसी एक कम्युनिटी को था वो। किसी और कम्युनिटी का होता तो उसको नहीं मारते, चाहे कितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो। जी सर। इसलिए यानी राहुल कि गांधी की कोई तुलना है ही नहीं इन लोगों के साथ, जिन लोगों का आप नाम ले रहे थे पहले। बट ये इमर्ज, उसकी जो अपनी क्वालिटीज हैं राहुल गांधी जी की, वो आज निखर के आ रही हैं उनकी अपनी चाल चलने से, अच्छे चाल चलन। जनता के बीच उनकी उनकी कहानियों को सुनना, उनकी बातों को सुनना, और उनके प्रति जिस तरह की पॉलिसी नीति होनी चाहिए उसकी चर्चा करना। एक बड़ा उन्होंने अच्छा उदाहरण दिया कि भाई कास्ट सेंसस की मैं बात करता हूँ तो सरकार टूट पड़ती है मेरे ऊपर। क्यों? कहा कि अगर आपके पैर में फ्रैक्चर हो या मैं कहूँ एक्सरे करवा लीजिए, देखते कितना फ्रैक्चर है, तो क्यों कोई मना करेगा? अब इस फ्रैक्चर्ड पैर के एक्सरे करने को मना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं फ्रैक्चर जो पैर हो गया टांग, उसको हम एक्सरे करवा के देखना चाहते हैं। कास्ट सेंसस को उन्होंने इस तरह से समझाया। तो एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के लोग भी कहा हाँ नहीं होना चाहिए। तो ही इज कमिंग अप विद न्यू आइडियाज। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी पुराने कांग्रेस में कास्ट सेंसस नाम की चीज नहीं थी। वो कहते थे हमारे देश में कास्ट जो है बड़ी संकट की चीज है हमारे लिए, हमारे समाज को बांट करके रखती है। तो ये है कि कुछ कास्ट है, पीड़ित कास्ट रहे हैं सदियों से, उनके प्रति क्या किया जाए। उनमें आप ये नहीं कि आप 10 बड़े संपन्न लोगों का नाम गिना लेकर वो तो देखिए टॉप लोग हैं, लेकिन एज ए कम्युनिटी क्या क्या, ठीक है? गरीब तो अपर कास्ट में, गरीबों की कमी है क्या? इंडिया को यदि प्रॉस्पर करना है तो फिर मैक्सिमम मेजोरिटी को प्रॉस्पर करना पड़ेगा ना। खाली हिंदू मुसलमान और जात पात को देखेंगे कि जो मैक्सिमम आबादी है उसको करना पड़ेगा। उस आबादी में सबसे बड़ी संख्या ही बैकवर्ड कास्ट की है। जी। उनको नहीं उठाएंगे आप अपनी नीति का इस तरह से बना के, तो फिर कैसे हो? सबको छोड़ देंगे, आप अपनी मेहनत करो ऊपर पहुंच जाओगे, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। वो है ना कि हिस्ट्री जो है, इतिहास एक चक्र की तरह है, घूमता ही रहता है। काल चक्र जो है हमारे, वो पुरानी सोच का। हाँ। आपको अगर आगे बढ़ना है अपने ही प्रोफेशन में, आपको हाथ पैर तो हिलाना पड़ेगा। या आप वेट करेंगे कि काल चक्र घूमेगा, जब हमारे फेवर में होगा तो हम चलेंगे आगे। नहीं तो हम बैठे हैं कागज कलम लिए बैठे हुए कि जब बुलावा आएगा तो जाएंगे। मोदी जी का प्लान नहीं था वो एक, क्योंकि देखिए जो बड़ी 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 ताकतें हैं दुनिया की, वेस्टर्न पावर्स जो हैं, वो उनको भारत से क्या अपेक्षा है? भारत उनको कोई सैन्य सहायता दे नहीं सकता, ठीक है? भारत के सरहद पे चीन बैठा हुआ है, भारत ने क्या कर लिया? कुछ नहीं। लेकिन भारत अपने बाजार खोल सकता है उनके लिए, और भारत ने अमेरिका के आप इन्वेस्ट कीजिए, आप बेचिए, कुछ भी कीजिए, हम तैयार हैं। तो इस बात से बड़े खुश हैं, गदगद है। कोई भी लीडर ये कह दे उसकी वो तारीफ करेंगे, हमेशा वेस्टर्न प्रेस में उसकी तारीफ होगी, इसीलिए हो रही थी। लेकिन अब जो है इतना भारी पड़ रहा है, जो जो यहाँ पे काले कारनामे हो रहे हैं हमारे समाज और देश में, रोज रोज दलितों के प्रति, गरीबों के प्रति, जो अल्पसंख्यक है उनके प्रति, महिलाओं के प्रति जो रोज हो रहा है, अब जो है लोगों की आंखों से पर्दा चढ़ रहा है धीरे धीरे, ये हो रहा है। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। ये जब घटना पहली घटी थी तभी कर देना चाहिए था कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन देर से फैसला किया। फैसला अच्छा किया। जब शुरुआती दौर में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई थी तो मैंने उस वक्त एक लिखा था, मैंने उस समय, और मैंने ये लिखा था कि आप जब कोई घर तोड़ते हो तो आप केवल एक आदमी का नहीं तोड़ते हो, कुछ बच्चों का तोड़ते हो, किसी औरत का तोड़ते हो, किसी बुजुर्ग माँ बाप का तोड़ते हो। कोई लड़का, जो मैंने तब कहा था वो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कोई लड़का गुंडा हो सकता है, कोई बाप गुंडा हो सकता है, लेकिन सारा परिवार गुंडा नहीं हो सकता। कोई घर सबका आसरा होता है। और मान लीजिए वो अवैध निर्माण था, तो फिर इतने दिन से आप क्या कर रहे थे? अगर अवैध निर्माण था तो आप इतने दिन से आपकी सरकारी मशीनरी क्या कर रही थी? और अवैध निर्माण होने क्यों दिया आपने? उसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? दूसरी बात मैंने कहा था
कि जब कोई बिल्डिंग बनती है, चाहे वैध हो या अवैध, उसमें जो गारा, सीमेंट, बालू, ईंट, जो भी चीजें लगती हैं, वो सब भारत देश की है। पैसा चाहे किसी की जेब से जाए, लेकिन वो सारा सामान भारत देश का है। जो उसमें लेबर लगी है वो भारत देश की है। आप भारत देश की संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं। और तब मैंने ये कहा था कि अगर सचमुच वो इलीगल है तो उसका अधिग्रहण कर लीजिए। आप अधिग्रहण करके उसमें छोटी छोटी डिस्पेंसरी खोल दीजिए, उसी मोहल्ले की एक नई डिस्पेंसरी खोल दीजिए, कोई डॉक्टर बैठेगा, रोगों का इलाज करेगा, छोटा सा प्री नर्सरी स्कूल खोल दीजिए, कोई ऑफिस खोल दीजिए, किसी काम में लीजिए। तोड़ फोड़, डिस्ट्रक्शन सरकार का काम नहीं होता। सरकार का काम कंस्ट्रक्शन होता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन में आरएसएस और बीजेपी का कोई विश्वास नहीं है। वो डिस्ट्रक्शन में ही उनका विश्वास है, विध्वंस में उनका विश्वास है। तो वो लोग केवल विध्वंस करते हैं। फिर एक बड़ा सवाल उठ जाता है, अभी 4-5 दिन पहले 1.5 करोड़ या कितने 2-2.5 करोड़ की डकैती हो गई सुल्तानपुर में, सुनार को फिर एक सुनार को गोली मार के 1-1.5 करोड़ की डकैती हो गई। रोज डकैती हो रही है, रोज लूट हो रही है, रोज छिनैती हो रही है, रोज मर्डर हो रहे हैं और रोज बलात्कार हो रहे हैं। घृणित से घृणित बलात्कार हो रहे हैं यूपी में। ये अलग बात है कि बंगाल का है तो उठ जाता है और यूपी का बलात्कार कहीं मुद्दे पर नहीं आता है। अगर अखिलेश यादव की सरकार में बदायूं में 2 लड़कियां लटक के मर गई थी तो पूरे 1 महीने तक मीडिया ने हम लोग को परेशान किया था। 1 महीने जवाब देते देते हम थक गए थे। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों ने जो पहले दिन बात कही थी, सीबीआई की जांच में भी बात वही निकल के आई, लेकिन पूरे महीने भर तक उस सरकार, उस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया गया था। ठीक उसी तरह से अभी फर्रुखाबाद में 2 लड़कियां लटकी हुई मिली है। कहीं सुना आपने किसी टीवी मीडिया पर, कहीं अखबार में देखा, कहीं उस पर डिबेट हुई? ये बहुत अजीब सा एक ट्रेंड आ गया है देश में, और ये जो ट्रेंड आया है इससे चीजें कंट्रोल नहीं होगी। अपराध को अपराध समझकर डील किया जाएगा तो कंट्रोल होगी। अपराध को जात समझ के डील किया जाएगा, किस जात और किस धर्म का है, तो डील नहीं हो पाएगी। ये सरकारें ये समझने में अक्षम है कि अपराध और अपराधी को एक जैसा समझो, वो किसी जात का और किसी धर्म का हो। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ खास जातियां बिल्कुल साफ बची हुई हैं और कुछ खास धर्म बहुत विशेष टारगेट पर है और कुछ खास जातियां भी टारगेट पर है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जब भी कोई सत्ता ऐसा काम करेगी, वो सत्ता सफल नहीं हो सकती। वो न अपराध कंट्रोल कर सकती है, न वो अपहरण कंट्रोल कर सकती है, न डकैती कंट्रोल कर सकती है, न वो बलात्कार कंट्रोल कर सकती है। और यही परिणाम है कि बीजेपी की सारी सरकारों में उन सरकारों की हालत बहुत खराब है, सिर्फ इसी कारण से कि वो सेलेक्टिव कार्रवाई करते हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, देर से सही अच्छा फैसला आया है। कांग्रेस इसमें मैं इसका समर्थन करता हूं, इसका स्वागत करता हूं। इसको और एलोबरेट करने की जरूरत है। SC/ST एक्ट जब शुरू हुआ था तो बहुत बड़े पैमाने पर शिकायतों की और गिरफ्तारियों की बाढ़ आ गई थी। यहां तक कि महिला संरक्षण जो एक्ट है, दहेज एक्ट, उस पर भी यही हुआ था। और नानी, दादी, चाची, बुआ, अमेरिका में रहने वाली मौसी, सबकी गिरफ्तारी के आदेश निकलने लगे थे। और बाद में परिणाम यह निकला कि इन सारे केसेस में 90% से ज्यादा केस फर्जी पाए गए। फिर कोर्ट ने खुद ही फैसला लेना शुरू किया कि नाना, नानी, मामी, बुआ की गिरफ्तारी नहीं होगी। फिर आखिरी फैसला यह आया कि बिना जांच के और जब तक कि किसी अधिकारी, डिप्टी एसपी लेवल की जांच ना हो जाए, इनमें गिरफ्तारी नहीं होगी। तो ये भी जो मामले हैं, आरोप तो तमाम लग जाते हैं। कई साल जेल में रहने के बाद कुछ मामलों में ऐसे अंत में जजमेंट ये आया है कि ये केस फर्जी निकला, आरोप गलत तरीके से लगाया गया था। आपने गोली मार दी, आपने किसी का बिल्डिंग तोड़ दी, अगर 5 साल बाद, 6 साल बाद खुद ये आरोप निकलता है कि नहीं वो गलत था, ब्लैकमेलिंग का केस था और यह जो आरोपी बनाया गया है वो आरोपी है ही नहीं, तो उसका आप लौटाएंगे कैसे? उसका कोई प्रोविजन जरूर होना चाहिए कि आप उसके जो पैर में गोली मारी है उसका क्या निदान करेंगे, उसका जो आपने घर गिराया है उसके बदले उसको आप क्या देंगे, और उसकी जो सामाजिक जो उसकी इज्जत की जो क्षति हुई है उसका आप क्या निदान करेंगे। इस पर मुझे लगता है कि इस पर भी कोई प्रोविजन और कानून बनना चाहिए। टॉर्टियस लायबिलिटी होती है, लॉ ऑफ टॉर्ट होता है, जो विदेशों में बहुत पॉपुलर है, और विदेशों में टॉर्टियस लायबिलिटी की बहुत बड़ी साख है। और वहां टॉर्टियस लायबिलिटी के नाते छोटी छोटी बातों पर अगर एक आदमी दूसरे को परेशानी होती है तो उसके अंदर निदान है और सजाएं हैं, या उसके अंदर कुछ उसका भुगतान करना पड़ता है। वो टॉर्टियस लायबिलिटी का हिंदुस्तान में कहीं जगह नहीं है। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि लॉ ऑफ टॉर्ट और टॉर्टियस लायबिलिटी हिंदुस्तान में भी बड़े पैमाने पर लागू होनी चाहिए, और वो बोलती हुई होनी चाहिए, स्पीकिंग होना चाहिए। जैसे स्पीकिंग ऑर्डर होता है उसी तरह से स्पीकिंग होना चाहिए
कि अगर आपने गड्ढा खोदा, वो उस गड्ढे में गिर गया तो आपको क्या सजा मिलेगी, मेरा पैर टूट गया तो आपको क्या सजा मिलेगी, आपने छींक दिया मेरे मुंह के ऊपर, मैं जुकाम हो गई तो आपको क्या सजा मिलेगी। तो तब लोग थोड़ा नागरिकता सीख पाएंगे। और मुझे लगता है कि कानून का ज्यादा बेहतर पालन, वो चाहे प्रशासन की तरफ से हो या आम आदमी की तरफ से, वो होने लगेगा। क्योंकि तब कोई दरोगा जी किसी को नकली फंसाने के चक्कर में इसलिए नहीं रहेंगे कि बाद में मालूम पड़ा कि 1 करोड़ रुपए का उनके ऊपर जुर्माना लग गया कि अब 1 करोड़ रुपया आप फला आदमी को आप दीजिए, उसकी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। तो फिर वो सारी नकली चीजें बंद हो जाएंगी। ये मैंने आपके विषय पर, मुझे लगता है किसी भी टीवी पर टॉर्टियस लायबिलिटी और लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में बात नहीं हुई है। ये आपके चैनल पर मैंने पहली बार ये चर्चा छेड़ा है। इस पर हम लोग अलग से भी कुछ बात कर सकते हैं। ये एक व्यापक विषय है और अब जो हालात देश के हैं उसमें इसकी बहुत जरूरत है। मैंने शुरुआत में इसीलिए किया कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। मैंने शुरुआत आपकी बातचीत से उसी से शुरू किया था। ये फैसला जो हुआ है उसमें अभी इफ एंड बट है, लेकिन उसमें कुछ सवाल भी उठ गए हैं। जज ने यह भी कहा है हम किसी अवैध निर्माण को बचाना नहीं चाहते, हम कोई सड़क रोक के बैठा उसको बचाना नहीं चाहते। उन्होंने ये भी कहा है सड़क पर अगर कोई मंदिर बना है और कोई धार्मिक इमारत भी बनी है उसको भी नहीं बचाना चाहते। तो बुलडोजर उस दिशा में अब चल जाना चाहिए जो सड़क खेल करके चाहे कोई भी चीज बैठी हो। अगर दुबई में सड़क चौड़ी करने के लिए तमाम मस्जिदें हटाई जा सकती हैं तो भारत में तमाम मंदिर मस्जिद क्यों नहीं हटाए जा सकते उनको सड़क चौड़ा करने के लिए। दूसरी बात, मैंने पहले ही कहा कि अगर अवैध निर्माण है लेकिन उससे कोई सड़क नहीं रुक रही है, उससे कोई भविष्य का जो डेवलपमेंट है वो नहीं रुक रहा है, उससे किसी का हवा पानी नहीं रुक रहा है, तो फिर उसको आप गिरा क्यों रहे? उसको गिराइए नहीं, उसको सरकार को अधिग्रहित कर लीजिए और अधिग्रहित करके उसमें आप डिस्पेंसरी खोल दीजिए, प्राइवेट स्कूल खोल दीजिए, कुछ उसमें चला दीजिए, उसका इस्तेमाल करिए। वो भारत देश की संपत्ति, उसको बर्बाद करके मिट्टी में मत मिलाइए। मुझे लगता है कि ये भी सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था। कोर्ट दबाव में तो है। मान लीजिए कि कोई इशू आया कश्मीर का, धारा 370 हटने और न हटने का, तो आप सिर्फ इसलिए उसे खारिज कर दे रहे हैं भाई अब ये हो गया, इसमें कुछ कर नहीं सकते। न्याय का काम ये तो नहीं है कि हो गया कुछ कर नहीं सकते। न्याय तो 100 साल बाद भी न्याय इसलिए दे देता है, 150 साल बाद, 1000 साल बाद भी, कि 1000 साल पहले फला घटना घटी थी, वो ठीक नहीं थी, हम उसके खिलाफ ये निर्णय पास कर रहे हैं ताकि वैसी घटना दोबारा न घटे। कश्मीर के सवाल पे ऐसी आया और कई मुद्दों पर कोर्ट ने सिर्फ इसलिए लाइन ले लिया कि अब इसमें कुछ हो नहीं सकता, इसलिए हम इसको खारिज कर सकते हैं। हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते चीजों को, जो हो गई डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तो न्याय कहीं ना कहीं तो दबाव में है और ये भारत देश के हित में नहीं है, न्याय के हित में भी नहीं है। जो न्याय की ऊंची परंपराएं रही है जस्टिस भगवती से लेकर तमाम लोगों की, ये उस जैसी नहीं है। उस पर सवाल उठेगा और सवाल उठ रहा है, सवाल नहीं उठना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।